Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today in our next lecture after the comprehension part, we will be discussing some of the critical thinking part and the writing skills and as well as grammar today. And regarding the critical thinking, we have a topic, a question for you as an activity. ठीक है, ये एक एक्टिविटी की शक्ल में एक सवाल दिया गया है. अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एज अ प्रैक्टिस. ठीक है, अगर घर पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक सवाल दिया गया है. लेसन तो आपने पढ़ लिया, नज्म ज़ब्त के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, आपको इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से सारी चीज़ें उसमें पता चल गई. सो हाउ कैन डिसिप्लिन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स. सो दिस इज द क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट विच यू हैव. तो आप क्रिटिकली इसको एनालाइज करें, इस क्वेश्चन को कि डिसिप्लिन कैसे कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करता है बच्चों की, तालिब इल्मों की जिंदगियों में. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स तो आपके लेसन्स में मौजूद हैं ऑलरेडी, बट अगर आप खुद से कुछ करें तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू एज अ प्रैक्टिस. ठीक है, प्रैक्टिस की मतलब तहत अगर आप कुछ लिखते हैं तो आप ही कुछ सीखेंगे. ठीक है, तो इस तरह सीखना है तो प्रैक्टिस करना है आपने. ठीक है, अगर इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, then learning is very difficult for you. Learning will be very difficult for you in this regard. So I hope that you understand this. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें जब आती हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं, आप घर पे प्रैक्टिस किया करें, उसे लिखा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे और आप वो चीज़ भूलें नहीं. ठीक है, अगर ज़िंदगी में कहीं आपको ये मौका मिलता है, अगेन इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई द सेम थिंग रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट और द लैंग्वेज, तो वो चीज़ आपके जहन में रहेगी कि यार ये मैंने प्रैक्टिस किया है, आई नो हाउ टू राइट इट. ओके, सो ये सिंपली एक पैराग्राफ लिखनी है आपने कि हाउ कैन डिसिप्लिन मतलब कैसे एक प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल मीन्स उसकी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की या तालिब इल्मों की ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसकी बनाने के लिए नज़्म ज़ब्त क्या किरदार अदा करता है. ठीक है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस in this regard. Next we go on to the writing skills. Writing skills में आप देख सकते हैं एक दूसरा है why discipline is important in school. डिसिप्लिन स्कूल में क्या अहमियत रखता है, इसके हवाले से हम देख सकते हैं. दूसरा है राइटिंग स्किल के हवाले से एक पर्सनल ओपिनियन आपने बनाना है कि डिसिप्लिन जो है स्कूल के अंदर क्यों इतना अहम है, इम्पोर्टेंट क्यों है. आपका अपना एक ओपिनियन क्या है, आपकी अपनी राय क्या है, आपने अपनी राय लिखनी है एक छोटे से पैराग्राफ के तहत जो आपको आइडिया आ रहा है कि स्कूल में डिसिप्लिन की अहमियत क्या है, क्यों. जैसे कि आपको पता है स्कूल में टाइम पे आने की बात होती है, हर वक्त टाइम पे क्लासेस अटेंड करने की, हर चीज़ टाइम के मुताबिक ही होती है. वहाँ पे आपकी क्लासेस ले लें, आपके लेक्चर्स ले लें, जो टीचर्स आपके साथ टाइम गुजारते हैं, इवन फॉर योर हेल्दी हेल्दी वर्क दे हैव, यू हैव पीटी फिजिकल ट्रेनिंग पार्ट आल्सो. तो हर चीज़ का अपना अपना वक्त होता है कि आपके माइंड के साथ आपकी बॉडी भी ट्रेन होती जाए. ठीक है, सो लाइकवाइज देयर आर डिफरेंट थिंग्स. तो आपकी अपनी राय क्या है इस हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, कि डिसिप्लिन जो है वाई इज इट इम्पोर्टेंट इन द स्कूल. ओके, स्कूल में या किसी स्कूल में ये नज़्म ज़ब्त की अहमियत क्या है, आपकी राय क्या है इस हवाले से. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट राइटिंग स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग कि आप खुद सोचें सबसे पहले कि डिसिप्लिन कौन सा किरदार अदा करता है, मस्बत किरदार आपकी ज़िंदगियों में, एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में. उसके हवाले से भी आप कुछ लिख सकते हैं. राइटिंग स्किल के हवाले से भी एक सवाल पूछा गया, वो भी आप लिख सकते हैं as an activity. ठीक है, just for practice. Okay, now we continue with the grammar part, but before the grammar we will discuss some slides related to the grammar part. Use of comma का जो इस्तेमाल है, ये जो पंक्चुएशन मार्क है, इसके इस्तेमाल के हवाले से हम लोग बात करेंगे. बट where we are going to use them, we are going to use them in the non defining relative clauses. तो सबसे पहले हम लोग एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस की एक ऐसे समझ ले रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, जिसमें आपको पता चले कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस होते क्या थे, जो आपने अपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं. ठीक है, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्या होती हैं. ठीक है, अभी डिफाइनिंग की तरफ तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम नॉन डिफाइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कॉमा यूज होता है. ठीक है, वी विल डिस्कस इट इन आवर स्लाइड्स हियर. Okay students, so here we have the grammar part for non-defining relative clauses.
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस आखिर है क्या, ठीक है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज हैविंग अ पार्टी टुनाइट, ओके। द बॉय, वो लड़का जो अगली मतलब घर में रहता है, वो आज पार्टी कर रहा है, आज रात उसके यहाँ पार्टी हो रही है, ओके। सो द अंडरलाइन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज टेल्स अस व्हिच बॉय इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किस लड़के के बारे में बात हो रही है। जो अंडरलाइन पार्ट है, who lives next door, who lives next door, जो पड़ोस में रहता है, उस लड़की की बात हो रही है। So this is called non-defining relative clause, okay? No commas before and after the relative clause, okay? यहाँ पे relative clause से अगले और पिछली तरफ कोई कॉमा आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब ये दो पार्ट में होगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। We will go on to this, okay? No commas before and after relative clause. आगे देखें, एलेक्स हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज हैविंग अ पार्टी टुनाइट। पिछला वाला डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज था, उसमें डायरेक्टली सब्जेक्ट से रिलेटेड था कि बॉय कौन सा बॉय, ओके। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। पिछला जो था वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज था, जिसमें कॉमा का इस्तेमाल ना रिलेटिव क्लॉज से पहले होगा ना बाद में होगा, ठीक है। अभी आते हैं नॉन डिफाइनिंग की एग्जाम्पल की तरफ। एलेक्स नाम दिया गया है, द बॉय doesn't need a name, okay. Alex who lives next door is having a party tonight, okay. Alex जो लड़का रह रहा है, Alex जो लड़का पड़ोस में रहता है, is having a party tonight। यहां पे आप देख सकते हैं जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है वो कोमास में, जब स्टार्टिंग में भी एक कोमा है और एंड में भी एक कोमा आपको नजर आ रहा है। यहां पे भी कोमा है और एलेक्स के बाद भी जो सब्जेक्ट है उसके बाद भी कोमा है। अभी आप देखते हैं द अंडरलाइंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नो इंडिकेशन हु इज बीन रेफर्ड टू, इट जस्ट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यहां पे रेफरेंस नहीं है कि किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट उसी की बात हो रही है, एलेक्स की बात हो रही है, कोई लड़का नहीं है, उसका नाम लेके मेंशन किया गया है और उसके हवाले से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। यहां पे सेंटेंसेस में जो देख सकते हैं आप, Alex who lives next door is having a party tonight, okay? Alex के हवाले से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो पड़ोस में रहता है उसके हवाले से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये लड़का he is having a party tonight। Commas before and after the relative clause, ठीक है। जैसे कि आपने पीछे देखा था in the back it was a non-defining relative clause। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है the boy who lives next door is having a party tonight। so यहाँ पे relative clause ये defining relative clause है कि वो लड़का जो हमारे पड़ोस में रहता है। the underlying defining relative clause tells us which boy, okay, किस लड़के की बात हो रही है, लड़का जो पड़ोस में रहता है। अभी जब नॉन डिफाइनिंग की तरफ जाएं, वहां पे डायरेक्ट एलेक्स का नाम लिया गया है, सो इट इज अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नो इंडिकेशन हु इज बीन रेफर्ड, ठीक है, टू इट जस्ट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और कॉमास बिफोर एंड आफ्टर द रिलेटिव क्लॉज। पोजीशन कहां पे होती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की? इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, बट इट फॉलोज वर्ड दैट इट डिफाइंस, ठीक है। पोजीशन जो है वो बीच में होती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की, सेंटेंस के बीच में और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस या उसके आखिर में, बट इट फॉलोज द वर्ड दैट इट डिफाइंस, ठीक है। जिस अल्फाज को डिफाइन कर रही है, जिसके साथ उसको उसका ताल्लुक बना रही है या उसको डिफाइन कर रही है, उसके साथ होगी, ठीक है, या तो बीच में या तो सेंटेंस के आखिर में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, लाइक फॉर एन एग्जांपल, माइक हु इज हर बॉयफ्रेंड इज लेट। माइक जो उसका बॉयफ्रेंड है वो लेट, मतलब लेट आया है। Thailand, which is in Asia, is beautiful. Again, something in between. Thailand जो एशिया में है वो बहुत खूबसूरत है, मुल्क है, ठीक है। This is the girl who I like, ठीक है। This is the girl who I like। अभी गर्ल को डिफाइन करते हुए कि ये लड़की मुझे पसंद है। This is the girl who I like। ये वो लड़की है जो मुझे पसंद है। प्रोफेसर जोन्स whom we hate gave us a D, ठीक है। प्रोफेसर जोन्स जो एक प्रोफेसर हैं जिनसे हम नफरत करते हैं, जस्ट अ सेंटेंस, ओके, डोंट टेक इट सीरियसली, gave us a D ग्रेड उन्होंने दिया था उनके एग्जाम में, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं, दिस इज माय फ्रेंड रॉबर्ट
रोबर्टो और रॉबर्ट व्हाटएवर हु लिव्स इन मिलान। ठीक है, ये जो हु है सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस है, जो एक सब्जेक्ट के साथ यानी कि रॉबर्ट के साथ या रोबर्टो के साथ ये चीज रिलेटेड है। माइक्स कार, कार चीज है। ठीक है, यहाँ पे हु लिखा है जो पर्सन से रिलेटेड है। माइक्स कार विच इज ओनली 6 weeks ओल्ड ब्रोक डाउन लास्ट नाइट। तो इस सेंटेंस पे देख सकते हैं माइक्स कार, माइक की गाड़ी के हवाले से बात हो रही है। सो माइक्स कार विच इज ओनली 6 weeks ओल्ड ब्रोक डाउन लास्ट नाइट। ओके, सो सब्जेक्ट के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होंगे उसके हवाले से इंफॉर्मेशन है। पर्सन के साथ हु, चीज के साथ विच। अभी हु हुम फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइव। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन है हु और हुम, ये दो पर्सन्स के साथ रिलेटेड है। और विच फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ब्रेक डाउन। ठीक है, जो यहाँ पे ब्रेक डाउन के हवाले से बात हो रही है, जो चीज है उसके साथ रिलेटेड है, वो है विच। ठीक है, जो कार के साथ रिलेटेड है, क्या टूटी है, कार टूटी है। सो विच इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो है द गर्ल नेक्स्ट डोर हु हुम आई मेट फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे इज क्यूट। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्यूटनेस, ओके, क्यूटनेस से रिलेटेड जो है, जो लड़की क्यूट है उससे मैं मिला था। द गर्ल नेक्स्ट डोर, जो लड़की पड़ोस में रहती है, हु या हुम आई मेट फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, जिसे मैं आज पहली बार मिला, इज क्यूट, वो क्यूट है। ठीक है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है जो हु और हुम है। हु हुम फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेट। ठीक है, मेट से रिलेटेड है, ये वर्ब से रिलेटेड। हु इज कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश, हु जो है स्पोकन में आप यूज कर सकते हैं, और हुम जो है फॉर्मल, यूजुअली ओनली इन रिटन इंग्लिश, वर्बली एंटिक्वेटेड। सिंपल चीज है, इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सेम टू सेम, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं अपने लेक्चर्स में कि शॉर्ट फॉर्म्स जो यूज होते हैं, जिसको यहाँ पे हमने पढ़ा था अपनी पिछली यूनिट्स में, जैसे कि हैवंट, हैव नॉट, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ऐसे तो बहुत से हैं। कुड नॉट, कुडेंट, डिड नॉट, डिडेंट, डिडंट, ओके, हैज नॉट, हैजंट। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये स्पोकन के लिए हैं, रिटन में नहीं है। रिटन में आपने पूरा लिखना है। अगर रिटन में भी लिखना है तो इनफॉर्मल चीज हो कोई, जैसे कि आप दोस्त को खत लिख रहे हो, वहां पे हैवंट, हैजंट यूज कर सकते हैं। बट इफ यू आर राइटिंग समथिंग फॉर्मल लाइक इन ऑफिस और समथिंग लाइक दैट, ऑफिशियल लेटर जब आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल के नाम या किसी बड़े के नाम, फॉर एग्जांपल इन एन ऑफिस, जब आप आगे जाके फ्यूचर में काम करना शुरू करेंगे तब की बात है। जब आप कोई फॉर्मल लेटर यूज करते हैं तो फॉर्मल फॉर्मेट यूज करते हैं लिखने के लिए, वहां पे आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, द सेम इज हियर। हु जो है कॉमनली स्पोकन इन इंग्लिश, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उसे होम से लिखें तो भी सही है। इवन इफ यू से हु, फाइन, डजंट मैटर, इट डजंट मेक एनी, इट डजंट मीन दैट इट इज रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, इट्स नॉट रॉन्ग, बट इट लुक्स बेटर, सिंपल, दैट्स अ सिंपल थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। हु आप बोलते वक्त इस्तेमाल करें, हुम लिखते वक्त इस्तेमाल करें, सिंपली। ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? दैट बुक अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर which I finished last week was really interesting. Okay, बुक के हवाले से बात हो रही है तो चीज है, so it would be which. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट which जो है ऑफ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कैन नॉट बी ओमिटेड, इसको ओमिट नहीं कर सकते, ये लाजिम है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, मिसेस कैम्बल हु whom, who or whom both, we are so fond of retires next month. Mrs. Campbell of whom we are so fond retires next month. ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं who whom in A and whom in B functions as the object of prepositions of से related होती हैं, ये relative pronoun जो है वो उसके साथ relate करता है। preposition before relative pronoun whom only, ठीक है, preposition before relative pronoun whom only, जब आप whom इस्तेमाल करें तो उसका preposition जो है whom से पहले या relative pronoun से पहले इस्तेमाल होगा। अगर आप बाद में इस्तेमाल करते हैं तो you don't use whom, it would be who, simple. okay, Mrs. Campbell who we are so fond of. okay, अगर आप who यूज करते हैं तो of आप बाद में as an object यूज कर सकते हैं as a proposition, retires next month। और B में देख सकते हैं आप Mrs. Campbell of whom we are so fond,
retires next month. तो whom से पहले आप of use कर सकते हैं. Then again another example about के हवाले से, the new airport which there has been so much discussion about opens next month. The new airport about which there has been so much discussion opens next month. Which functions as the object of the preposition about. Okay, less formal, formal and written English. Simple. A जो है less formal है, मतलब informal समझ लें उसे, जो मैं कहता हूँ आम खास अंग्रेजी जो है, तो वो पहले वाली में ए ऑप्शन पहला वाला जो है, और दूसरा वाला जो है आप देख सकते हैं दिस इज फॉर्मल रिटन इंग्लिश. जब आप लिखते हैं या फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं वो ये होगा सेकंड ऑप्शन जो इसका है जो फॉर्मल है. ये दूसरा वाला है ये इनफॉर्मल है. The new airport which there has been so much discussion about opens next month. ये आप बोलते वक्त एज अ यूज कर सकते हैं, इस तरह का सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मली राइट करते हैं तो आप ये यूज करेंगे. The new airport about which there has been so much discussion opens next month. उसके बाद which functions as the object of the preposition about. Possessive relative pronoun. पोजेशन के हवाले से, ठीक है, जो आप पोजेस करते हैं, लाइक ही हैज अ कार, आई हैव अ बंगलो. यहाँ पे सेंटेंस टेंस नहीं है, हैव इटसेल्फ इज अ वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, जो पोजेशन दिखाती है आपको. ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, कलम है, ठीक है. द सेम इज हियर, जो पोजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इसके साथ किसी चीज के साथ जो ओनरशिप दिखाती है किसी की, ठीक है. अगर एक पेन मेरे पास है, सो आई एम द ओनर ऑफ इट, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, और whose pen is this pen is mine. Likewise, these sentences or these formats are used in order to show possession. So ये भी possessive relative pronoun है. Mrs. Lovelace, whose husband died last year, lost her job. ठीक है. Whose husband functions as the subject of the verb died. This our son, whose friends you will be meeting. Whose friends functions as object of the verb meeting. Possessive relative pronoun. We hope for a visit of Mr. Goodlove, whose support we so much depend on. Common, जो normally बोला जाता है. Next is formal, जो पहला informal था. Next would be formal. We hope for a visit of Mr. Goodlove, on whose support we so much depend. ठीक है. Whose support functions as object of the preposition on. अभी आप समरी देख लें, यहाँ पे सिंपल चीज जो आपके सामने इस्तेमाल करने की, जो रिलेटिव प्रोनाउंस की इस्तेमाल करने के तरीके आपको बता दिए गए हैं कि किन को किस किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर लोगों के लिए हो तो सब्जेक्ट की जगह पे हु, और ऑब्जेक्ट की जगह पे हु या हुम. अगर ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं आप, उसके लिए सब्जेक्ट में भी विच करेंगे. अगर वही ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कंफ्यूज ना करें, ठीक है. यहाँ पे जो लिखी गई है इस साइड पे, ये ऑब्जेक्ट की जो बात हो रही है, ये वर्ड के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट की जगह पे जो इस्तेमाल होने वाली चीज है उसकी बात हो रही है. ये ऑब्जेक्ट जो है कॉमन नाउन की बात हो रही है, कि कोई चीज वाले ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है. चीजों के साथ आप विच यूज करते हो. उसके बाद फॉर पोजेशन के लिए आप हुज एंड हुज. अगर जगह है तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो भी हुज है. पेन के लिए भी हुज ही यूज होगा, ठीक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है. सो दिस इज अ शॉर्ट समरी रिलेटेड टू दिस. Note, Mrs. Roberts, whose job was in this department, has just been appointed director. Formal. Mrs. Roberts has just been appointed director. Do you remember her first job was in the department? Informal. ठीक है. As a फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पार्ट आपको बता दिया गया है. तो ये थी कुछ एग्जांपल्स नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस के तहत जो हम पढ़ रहे थे. एक रिवीजन ही कर रहे थे ताकि आपको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का पता चले कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है क्या. ठीक है. नाउ वी गो ऑन टू आवर बुक. In the book, you can see first of all the definition is right in front of you. Use of comma in non-defining relative clauses. Non-defining relative clauses are much more common in written English. A non-defining relative clause is separated from its noun. ठीक है. Non-defining relative clause जो है वो noun से अलग होती है by a comma. Comma यूज करके उसे अलग किया जाता है. बिकॉज इट इज नॉट द नेसेसरी पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द नाउन. ठीक है. वो एक अहम हिस्सा नहीं है नाउन का, इसलिए उसको अलग कर देते हैं. इट इज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन.
If the sentence continues after the clause, there is another comma. अगर उसके आगे भी कोई सेंटेंस उसके साथ डिफाइन होती जा रही है तो उस क्लॉज को हम आगे पीछे से कॉमा लगाएंगे, जो हमने स्लाइड्स में देखा था. The relative pronouns who, which, etc. can never be omitted. Okay, who, which, whose, whom, ये चीजें आप omit नहीं कर सकते, but you should use it in accordance to the sentence. अभी आपके सामने कुछ examples हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे, जो आपने देखने हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि कॉमा का इस्तेमाल कैसे होता है. पहला देखें, लाहौर, कॉमा, which is the most beautiful city of Pakistan, कॉमा, is an ideal business place. ठीक है, यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि लाहौर नाउन जो ऑब्जेक्ट है उसको, सब्जेक्ट है उसको अलग कर दिया गया. which, the relative pronoun जो यहाँ पे यूज किया गया है, is the most beautiful city of Pakistan, relative clause closed in commas. उसके फर्दर उसका जो इंफॉर्मेशन दिया गया क्या है, इज एन आइडियल प्लेस, बिजनेस प्लेस, कारोबार के लिए बहुत ही अच्छी जगह है. ओके, नंबर 2, कायदे आजम हु फाउंडेड पाकिस्तान वाज अ प्रोमिनेंट लॉयर. कायदे आजम, उसके बारे में डिफाइन किया गया है कि हु फाउंडेड पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान बनाया, वाज अ प्रोमिनेंट लॉयर, एक मशहूर वकील था. ठीक है, या थे. सो दिस इज द नेक्स्ट सेंटेंस, प्रोफेसर अब्दुल्ला who teaches English is an excellent person. ठीक है, and Professor Abdullah, या कह दूं Professor Yusuf, I'm not a professor rather, anyways, who teaches English is an excellent person. Allama Iqbal, who has died, was a great poet. Okay, Allama Iqbal, उनको अलग करके फिर उसके बाद relative non defining relative clause है, who has died, जो वफात पा चुके हैं, was a great poet, एक मशहूर शायर थे. Number 5, the tour guide who spoke 5 languages was very knowledgeable. ठीक है, so likewise you can see how the relative clauses are differentiated from the rest of the sentence. यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है जो आपने करनी है, कुछ मैं मदद कर देता हूँ, जिस रीडिंग पार्ट आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि कॉमा कहाँ पे यूज किया जा सकता है. Corolla cars, पॉज मैंने दे दिया, सो आप समझ गए होंगे कि यहां पे क्या होगा. विच आर एक्सपेंसिव आर पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड. योर पेन विच यू गेव मी yesterday is in my bag. Mr. Jalal, who speaks very fast, is our principal. अभी आपको पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे कॉमा आएगा. वीडियो देखते हुए भी आप अपने कॉमास लगा सकते हैं रिवाइंड करके. एनीवेज, सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कॉमा का इस्तेमाल जब आप नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूज करें तो कैसे करें. ठीक है. एन ऑयल रिग इन इंडियन ओशन, एन ऑयल रिग इन इंडियन ओशन which is located about 200 miles from these islands exploded mysteriously. Shahid Afridi, who speaks Urdu and Pashto, is a good cricket player. ठीक है, शाहिद अफरीदी who speaks Urdu and Pashto is a good cricket player. तो ये हो गया आपकी एक्टिविटी. यहाँ पे आपने जहां जहां पे नेसेसरी है, जरूरत है कॉमा की, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस को कॉमा में क्लोज करें. ठीक है. उसके बाद राइट 5 नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस बाय पुटिंग कॉमा वेयरएवर नेसेसरी. अभी आपके पास एक फैक्टर है जिसे आप खुद सेंटेंसेस लिख सकते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस लिखते हुए. एक प्रैक्टिस है, 5 सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं, 10 बनाना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू. ठीक है, जितना आप चाहते हैं आप लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें. रिलेटिव नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस को कॉमा में लिखते जाएं. ठीक है, सेंटेंसेस बनाते जाएं. अभी आएंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स. यहाँ पे आपके सामने एक एक्टिविटी है एडजेक्टिव्स को नाउन्स में तब्दील करना और उसको अपने सेंटेंसेस में यूज करना. ठीक है, अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है. सबसे पहले है यहाँ पे नाउन्स मेंशन है, प्रॉस्पेरिटी, करेज, फूल, डिफरेंस, डिफेंस, स्ट्रेंथ, peace. Okay, these are the nouns mentioned here. Now you have to change these into adjectives. अगर आप prosperity को adjective में change करेंगे तो वो क्या होगा, courage को change करेंगे तो वो क्या बनेगा, fool को, difference को, defense को, strength को और peace. Okay, इन चीजों को अगर आप adjectives में change करेंगे तो क्या बनेंगे और उनके sentences आपने खुद लिखने हैं. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन नाउन्स के एडजेक्टिव्स.
ये मैं बता दूंगा, बाकी सेंटेंसेस आप खुद कर लें, ठीक है। द एडजेक्टिव ऑफ प्रोस्पेरिटी, व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ प्रोस्पेरिटी, आपको बताता जाता हूं, आप नोट करते जाएं, सेंटेंसेस आपने खुद लिखने हैं, ओके। द एडजेक्टिव ऑफ प्रोस्पेरिटी इज प्रॉस्परस, ओके, प्रॉस्परस, PROSPEROUS, prosperous is the adjective of prosperity. Courage, courageous, COURAGEOUS, ठीक है, ये है courageous, किसका, courage नाउन का एडजेक्टिव। उसके बाद है फूल, फूल का एडजेक्टिव है foolish, FOOLISH, foolish। उसके बाद है डिफरेंस, डिफरेंस का एडजेक्टिव है डिफरेंट, दैट्स ऑल, DIFFERENT, डिफरेंट। उसके बाद है डिफेंस, डिफेंस का एडजेक्टिव है डिफेंसिव, DEFENSIVE, डिफेंसिव। उसके बाद है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के एडजेक्टिव क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, ओके। उसके बाद है पीस, पीस का एडजेक्टिव peaceful, PEACEFUL. So these are the adjectives of the given words. Now you have to make sentences, your own sentences, using these adjectives in your sentence, okay. After this we have another activity here which is related to capitalization, and before that we have an activity in which you have verbs, okay। यहाँ पे verbs दिए गए, पिछले में noun थे, noun को adjective में change करना था, अभी यहाँ पे verbs दिए गए हैं, जैसे कि enjoy, help, obey, play and talk. Now we are going to change these into adjectives and you have to make the sentences. Now we go towards the verbs. First verb enjoy, enjoy का जो adjective है वो है enjoyable, ENJOYABLE, enjoyable is adjective of enjoy. Help, helpable, okay, helpable is the adjective of help. And obey, helpable, HELPABLE, helpable. उसके बाद है हेल्पेबल और हेल्पफुल भी कह सकते हैं आप, हेल्पफुल भी आता है, HELPFUL, हेल्पफुल। उसके बाद है ओबे, ओबे का जो एडजेक्टिव है वो है ओबीडियंट, OBEDIENT, ओबीडियंट। उसके बाद द सेम प्ले, जस्ट लाइक हेल्प, ये प्लेएबल, PLAYABLE, प्लेएबल भी कह सकते हैं इसे, या प्लेफुल, PLAYFUL, both are the adjectives of play, ठीक है, जैसे कि help, helpable, helpful, इसी तरह playable, playful। Next talk, talk का जो adjective है talkative, 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 okay, जो बातूनी होता है। So as you know, adjectives show the quality of a noun. If some person is talkative, कोई बंदा बातूनी है, जो बातें ज्यादा करता है, ठीक है, उसे हम talkative person कहते हैं। So talkative shows the quality of the noun or the subject, ठीक है, so it is adjective. Same like playable or playful, कोई बच्चा है वो बहुत playful है, so it shows that the child always tries to play everywhere, ठीक है, तो उसे playful कहते हैं, playable कहते हैं। The same is obedient, someone is obedient, obey, obedient, जैसे कि हमने डिसिप्लिन में पढ़ा था। हेल्पेबल और हेल्पफुल, एंजॉयबल, ठीक है। सो दिस वाज द conversion from first of all noun to adjectives, then later on adjectives, verb to adjectives, okay. So now we continue with our next part, that would be the capitalization part, which we have here right in front of you. और capitalization में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको, जिसमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इसके हवाले से, व्हाट डू यू कॉल इट, द पंक्चुएशन मार्क्स, उसमें कैपिटलाइजेशन के हवाले से हमने कुछ पढ़ा था कि कैपिटल्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस एंड इफ इट इज अ प्रॉपर नाउन, ओके। आपके सामने सेंटेंसेस हैं 7 सेंटेंसेस में आपने पता करना है कि कैपिटलाइजेशन कहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे कि पहला सेंटेंस, ही स्पेंट हिज डे
visiting historical places in Lahore. Lahore is a proper noun. So L मैंने कहा था अगर proper noun sentence के बीच में, sentence के end में, कहीं पे भी हो, L कैपिटल, ओके, लाहौर का L कैपिटल होगा और फर्स्ट लेटर जो आप स्टार्ट करते हैं वर्ड का वो H कैपिटल, ही का H कैपिटल होगा, ओके. सो लाइकवाइज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस और इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ पे आप प्रॉपर नाउन्स ढूंढें और स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंसेस देखें. जहां जहां पे आप कहते हैं कि यहाँ पे मुझे कैपिटल लेटर की जरूरत है, वहां पे लगाएं, इस तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है. आई हैव अ फ्रेंड, यहाँ पे आई ऑलरेडी कैपिटल है. अभी आपने सेंटेंस में देखना है कि मैंने कहाँ पे कैपिटलाइजेशन करनी है. आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज नवीद, ओके, प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट, शी स्मॉल लेटर में लिखा गया है, अंडरस्टूड, इज फ्रॉम क्वेटा. क्वेटा आप समझ गए हो, क्वेटा इज अ प्रॉपर नाउन, सिंपल. ही कैपिटल में है. reads the Dawn newspaper. Dawn is name of a newspaper, so it is understood. Next, he said this is a direct speech here, give me your pen. तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है, किसी को नरेट किया गया है, नरेशन हो रही है, सो यू नो वेयर टू यूज कैपिटल लेटर. पहला तो कैपिटल है he said, उसके बाद कहां पे आएगा कैपिटल. नेक्स्ट, नेपोलियन कैपिटल में है क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, वॉज अ फ्रेंच लीडर, ओके. उसके बाद आता है आई रिसाइट द होली कुरान डेली. Again, you know where to use capital letter. So this was regarding the capitalization, and this lecture is almost finished. I hope that you enjoyed. I don't think so. You are enjoying it. Rather, I would say it is good for you sitting at home and learning things. But please try to practice these activities. Don't try to just you know leave it off or something like that. Please always try to practice it. आप practice करना सीखेंगे तो आप language सीखेंगे. अगर आप practice नहीं करेंगे तो this all is of no use. Okay, so let's take a leave and we'll meet again in another lecture regarding conditional sentences type 2 of your unit discipline. Thank you, students. Thank you very much.